भारत के उसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को उस एनकाउंटर में आपने ख़त्म कर दिया और न जाने कितनी जिंदगियां, क्योंकि उसके बाद सीरीज ऑफ अटैक्स तय थे उस वक्त, और जो 26/11 हुआ वो उस बीच में और भी ज़्यादा अटैक्स होने तय थे अगर आप एलिमिनेट नहीं करते उस एनकाउंटर, उस रात को, गाजी बाबा को, जिसमें आपका तो जो चैलेंज है अभी तक वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन मैं बात करूँगी सर्विसेज में आना कैसे हुआ, क्यों आपने चूज़ किया? क्योंकि एक आप बैंक की नौकरी ले सकते थे आराम से अपनी ज़िंदगी, मतलब इंसान ये सोचता है कि मैंने अपनी बॉडी पे इतने बुलेट्स ले लिए, या फैमिली भी उस प्रोसेस में बहुत सफ़र करती है, बच्चे सफ़र करते हैं, वाइफ सफ़र करती हैं, तो माता पिता सफ़र करते हैं, नहीं पता ना कि मतलब उस घर में कैसा माहौल है, लोग पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। तो एक अच्छी आरामदायक नौकरी, कहीं टीचर बन करके, कहीं प्रोफेसर बन करके, वो भी तो एक आसान रास्ता था, क्यों आपने चूज किया ये? एक्चुअली मेरे पिताजी टीचर ही थे, आई एम अ सन ऑफ ए टीचर। अच्छा। और मैं जितना एक्सपोजर था पढ़ाई के समय, मैं भी टीचर बनना चाहता था शुरू में, और उसके लिए पीएचडी या एमफिल करना ज़रूरी था। 20 साल में मैंने मास्टर्स कर लिया था। लेकिन मेरे घर में थोड़ा बिल्टअप था मेरे ग्रैंडफादर का। जो दादाजी थे वो बड़े क्रांतिकारी आदमी थे। मतलब आज भी हमारे परिवार में मैं अपने फादर को उतना नहीं याद कर पाता जितना अपने दादाजी को याद करता था। वो मेरे फादर को 12 दिन का, यानी मेरे फादर की पैदाइश हुई 1914, उनको 12 दिन का उम्र का छोड़ के वो 13वें दिन वो और उनके कजिन इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करने वो चले गए साउथ ईस्ट एशिया, बैंकॉक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और उसमें बहुत सारे प्रवासी जितने भारतीय थे उनकी फौज खड़ा की, और वो एक शायद अंग्रेजों का जो एक बुलंद दरवाजा था हमारे देश की धरती पर, उसकी जो नींव हिली, उसमें आज़ाद हिंद फौज का बहुत बड़ा रोल है। उसको उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद देश आज़ाद होने के ठीक पहले, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1946 में प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, उसके बाद जैसा कि आपको पता है इंडियन नेशनल आर्मी लीडरलेस हो गई, अंग्रेज बुरी तरह से हार रहे थे, तो उन्होंने जितने लोग थे सबको बंदी बनाया, जेल में डाला। गारो, खासी, जयंतिया, अराकानियोमा जंगलों से लोग क्रॉस करके अपने मदरलैंड वापस आ रहे थे, जिसको जहाँ पकड़ा जेल में डाल दिया। तो मेरे ग्रैंडफादर भी मांडले जेल म्यांमार में बंद रहे। इस पूरे घटनाक्रम का परिवार को कुछ भी नहीं पता था। घर के लोग उनका श्राद्ध भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई डेथ का प्रमाण नहीं मिल रहा था। तो हमारी रीत में है कि जब तक देयर इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ, कोई बॉडी मिले, कुछ मिले, तभी वो कर सकते हैं। तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने तो डिक्लेयर कर दिया था प्रोबब्ली ही इज नो मोर। लेकिन 1946 में वो यूनिफॉर्म में एक दिन अचानक वो और उनके भतीजे लोग गांव में आए, और पहले के टाइम में जब तक दरवाजे पर आदमी न पहुंच जाए तब तक पता नहीं लगता था कोई आ रहा है। कोई कम्युनिकेशन का साधन तो था नहीं। अगर गांव से 2-3 किलोमीटर किसी ने देख भी लिया तो वो भी चल के ही आएगा बताने। तो दरवाजे पर आए तो उन्होंने सबसे पहले जय हिंद किया अपने माँ को। जब किया तो इसीलिए उनका नाम जय हिंद रहा 1996 तक, जब तक वो जिंदा रहे। तो मेरे पिताजी खेल रहे थे दरवाजे पर। ही वॉज ऑलरेडी अब 6 years, 6+। तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने उनको कहा कि तुम्हारे वाले हैं, यानी जो तुम गए थे 12 दिन का छोड़ के, वो ये हैं। तो आप सोचिए स्ट्रगल की उस पूरे पीरियड में मेरी ग्रैंड मदर, मतलब उनके हस्बैंड ही नहीं थे यहाँ। ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनके हस्बैंड भी नहीं थे, यानी ग्रैंडफादर के भी फादर जिंदा नहीं थे। जब 14 साल के हमारे ग्रैंडफादर थे तब उनकी डेथ हो गई। घर के अंदर एक तो विडो और एक अनडिक्लेयर्ड विडो, फादर 12 दिन के। इसीलिए मेरे चाचा जी और पिताजी के बीच में 10 साल का अंतर था एज में। वहाँ से ग्रैंडफादर ने टेक ऑफ शुरू किया, और जिंदगी भर 1996 तक वो बड़े रेलेवेंट और बहुत बड़ी सोशल पर्सनैलिटी रहे, जिसका ये अंडरलाइन पॉइंट यही है कि अपने लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन समाज में बड़ा नाम कमाया, और उस 80 गांव के बड़े फेमस फेस थे वो। तो चाइल्डहुड में हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी,
भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, इसकी कोई फॉर्मल किताब नहीं पढ़ते थे। उनका बिस्तर लगाते लगाते, बैठे बैठे, खाना खाते खाते, दरवाजे पर गप मारते मारते, ये सारी चीजें, इवन हिटलर का भाषण सुनाया करते थे। ये सारी चीजें हम लोग जिसको कहते हैं ना मुखो ज्ञान, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, यानी द एंटायर हिस्ट्री इज बीइंग ट्रांसफर टू द सेकंड जनरेशन फ्रॉम माउथ। तो वो जो कनेक्ट करता था, इसीलिए ये सारी चीजें हमें कब पता लगी, कितने कम एज में पता लग गई, इसका हमको आज भी याद नहीं, बट याद है। वो एक परिवार में उसका और उनके छोटे भाई टोटली उल्टे थे। वो मैन ऑफ लेटर्स थे, ही वाज बेसिकली अ राइटर। तो हमारे घर में ये देखा जाए तो कलम और बंदूक की दो धारा रही दोनों ब्रदर्स में। जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो एक मौका आया कि मैं मुदर्रिस बनूं, आई शुड बिकम अ टीचर। पिताजी से वो इनहेरिट किया था। दूसरा, थोड़ा मैं एकेडमिकली अच्छा था, बट वो अचानक एक रास्ता मुड़ा। उत्तर प्रदेश आर्म्ड विंग की एक वैकेंसी निकली। वी वर नॉट कैश रिच, जमीन खेती तुम्हारी बहुत थी, आज भी है, लेकिन घर में मतलब अगर उसको सिंपल भाषा में बोला तो ऐसे लग रहा था कि अब कमाई धमाई करनी चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई हो गई। तो उसमें मैंने अप्लाई किया, मेरा हो गया। मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया, पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी फॉर 1 ईयर कंप्लीट किया 1985 में। और कंप्लीट करने के बाद में करीब 2.5 साल इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी। और उस पोस्टिंग के दौरान मैंने थोड़ी और तैयारी वारी की। कुछ कोलीग बोले कि भाई यू मस्ट गो फॉर अ फेस सेविंग जॉब, यू शुड राइज फ्रॉम दिस लेवल, दिस नॉट योर लेवल, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। और मन में कहीं कसक रहती थी कि शायद मुझे जहाँ पहुँचना चाहिए मैं पहुँचा नहीं हूँ। तो मुझे ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ का जो एग्जामिनेशन था वो मैं एफर्टलेसली पास कर लिया। कोई इसके लिए मुझे मारा धापी नहीं करनी पड़ी। और उधर 2.5 साल की सर्विस और 1 साल की फिजिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी मेरे शरीर का और दिमाग का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब में था। वहाँ से मैंने 27 सितंबर 87 को रिजाइन किया, एकेडमी ज्वाइन किया और फिर बीएसएफ की यात्रा चल पड़ी। और इस पूरे यात्रा में ये कभी ख्याल नहीं आया कि मैंने ये कौन सी फोर्स ज्वाइन कर ली, क्योंकि उस समय मुझे याद है कि हमारे पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बीएसएफ की चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहीं टच नहीं करता था। तो जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे उसमें बीएसएफ की चर्चा बहुत होती थी, क्योंकि वहाँ के लोग उसमें थे। और बॉर्डर से रिलेटेड जो गर्मी है ना, उस गर्मी का कहीं न कहीं ये गर्मी वहाँ तक उनको तक आती थी। तो यूपी तो पूरा लैंड से घिरा हुआ है चारों तरफ से। जब सीमा सुरक्षा बल में आया तब मुझे पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इस देश के जो सबसे क्रिटिकल बॉर्डर है उसकी गार्जियन है। बस ये यात्रा चल पड़ी, हाथ में AK-47 और यूनिफॉर्म, सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद।